दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो आपके फेवरेट जासूस फेलुदा सीरीज की स्टोरी है और कहानी का नाम है द केस ऑफ अप्सरा थिएटर। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी द केस ऑफ अप्सरा थिएटर। अध्याय 1। हम टीवी पर शर्लॉक होम्स देख रहे थे। फेलुदा उससे काफी प्रभावित लग रहे थे। क्या होम्स और वॉटसन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो सीधे किसी किताब के पन्नों से निकलकर बाहर आ गए हों? अगर होम्स ने हमें रास्ता ना दिखाया होता और हमें जांच के तरीकों और बारीकियों को परखना ना सिखाया होता तो आधुनिक जासूस क्या करते? हम होम्स के रचनाकार कॉनन डॉयल के बहुत ही ऋणी हैं। देखते देखते फेलुदा ने अचानक कहा। जटायु बाबू उनकी बात से पूरी तरह सहमत थे। बोले, मुझे तो इस बात से हैरानी होती है कि उस आदमी ने कितनी ढेर सी कहानियां लिखी। वो इतने सारे अलग अलग प्लॉट्स सोच कैसे लेता था? मुझे तो अपनी कहानी की एक धुंधली सी रूपरेखा तैयार करने के लिए भी अपने बाल इतनी बार नोचने पड़ते हैं कि मैं सचमुच गंजा हो गया हूँ। उनकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि लाल मोहन बाबू कुछ ज्यादा ही विनम्र बन रहे थे। वो अब तक 41 नॉवेल्स लिख चुके थे। भले ही उनके प्लॉट्स में बहुत ज्यादा मौलिकता या विविधता नहीं होती थी, लेकिन फिर भी बंगाल के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक होना कोई छोटी उपलब्धि थोड़े ही थी। और फिर भी ये बात भी माननी पड़ेगी कि जब से वो फेलुदा के संपर्क में आए थे उनकी कहानियों के स्टैंडर्ड में काफी सुधार भी हुआ था। बाहर बारिश हो रही थी और हमने अभी अभी चाय और दाल मोठ खत्म की थी। लाल मोहन बाबू ने कहा, डियर तौबसे, क्या तुम्हें लगता है कि श्रीनाथ से हमारे लिए एक एक कप चाय और बनाने के लिए कहा जा सकता है? मैं चुपचाप उठा और श्रीनाथ से चाय के लिए कहने अंदर चला गया। जब मैं लौटा तो हमारे घर के बाहर एक कार के रुकने की आवाज़ आई और उसके तुरंत बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मध्यम कद काठी के क्लीन शेव्ड एक सज्जन खड़े थे जिनकी उम्र शायद 40 के मध्य में रही होगी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या प्रदोष मित्तर यहीं रहते हैं? प्लीज़ अंदर आ जाइए, फेलुदा ने अंदर से ही आवाज़ लगाकर कहा और फिर आने वाले के हाथ में थमी छतरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और उसे आप दरवाजे के पास रख सकते हैं। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और फिर सोफे पर बैठ गया। फेलुदा ने परिचय कराया, मैं प्रदोष मित्तर हूँ और ये मेरे मित्र लालमोहन गांगुली हैं और ये मेरा छोटा भाई तपेश। नमस्कार सर, शुक्र है आप घर पर ही मिल गए। मैंने आपको फ़ोन करने की कोशिश की थी लेकिन फ़ोन मिला नहीं। ओह, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। पहले अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम महितोष रॉय है। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मेरा नाम पहचानते होंगे, लेकिन मैं एक अभिनेता हूँ, थिएटर का, फिल्मों का नहीं, और कुछ लोग मुझे जानते हैं। ओह, आप अप्सरा थिएटर में हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही मिस्टर मित्तर। फिलहाल में मैं प्रफुल्ल नाम के एक नाटक में एक्टिंग कर रहा हूँ और आपके पास मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी खतरे में हूँ। ओह, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? असल में मुझे धमकियाँ मिल रही हैं मिस्टर मित्तर। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उनको कौन भेज रहा होगा, लेकिन वो सारी रिटर्न में है। मैं उनको अपने साथ लाया हूँ। ये देखिए। महितोष रॉय ने अपनी जेब से कागज़ के 4 टुकड़े निकाले और उनको मेज़ पर रख दिया। उनमें से एक पर लिखा था, ज़रा संभल के। दूसरे पर लिखा था, तुम्हारे दिन अब गिनती के हैं। तीसरे और चौथे पर लिखा था, अपने पापों का फल भुगतो, और अंत आ गया है, अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। ये सारे संदेश कैपिटल लेटर्स में लिखे गए थे। ये बताना असंभव था कि क्या सभी को एक ही हाथ से लिखा गया था। फेलुदा ने उससे सवाल किया, क्या ये सारे संदेश डाक से आए थे? जी हाँ, पिछले 7 दिनों के भीतर। और क्या आप ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनको किसने भेजा होगा? जी नहीं, मैं सचमुच कल्पना नहीं कर सकता कि किसी को भी ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ी होगी। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकते जिसके मन में आपके प्रति कोई रंजिश या दुश्मनी हो? देखिए मिस्टर मित्तर, मैं थिएटर में काम करता हूँ। कलाकारों के बीच हमेशा छोटी मोटी ईर्ष्याएँ चलती रहती हैं। मैं 2 साल से अप्सरा थिएटर के साथ हूँ। उससे पहले मैं रूपमंच के साथ था। जब मैं अप्सरा में शामिल हुआ तो मुझे एक दूसरे एक्टर की जगह लेने के लिए कहा गया था। अब स्वाभाविक रूप से उसे यह अच्छा नहीं लगा और वो शायद अभी भी इस बात के लिए गुस्से में हो सकता है। उस आदमी का नाम क्या है? जी, जगन्मय भट्टाचार्य। उसने बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था, इसीलिए उसे हटाना पड़ा था, और मुझे ये नहीं मालूम कि फ़िलहाल वो कहाँ है। ठीक है, क्या आप किसी और के बारे में सोच सकते हैं?
मेरा एक छोटा भाई है मिस्टर मित्तर, जिससे मेरी पटरी नहीं बैठती। वो बुरी संगति में पड़ गया और गुमराह हो गया था। हमारे पिता कुछ समय बाद उससे तंग आ गए थे और आखिरकार उन्होंने अपनी जो भी संपत्ति थी वो पूरी तरह से मेरे नाम कर दी। मेरा भाई अब नेचुरल है इस बात से परेशान था। वो मुझसे अलग ही रहता है। हम शायद ही कभी कभार मिलते हैं। इनके अलावा मैं किसी और ऐसे दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो मेरे प्रति कोई द्वेष रखता हो। ओह, तो ऐसी सिचुएशन में मिस्टर महितोष, मैं आपको ये सलाह देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता कि आप कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं, इस बारे में सावधान रहें। वैसे आप रहते कहाँ हैं? जी, बालीगंज में। मेरा पता है 5 पंडिता प्लेस। क्या आप अकेले रहते हैं? जी हाँ, बस एक रसोइया है और एक नौकर है। मेरी शादी नहीं हुई है। मुझे सचमुच खेद है मिस्टर रॉय, लेकिन मैं वाकई इस लेवल पर अभी कुछ नहीं कर सकता। ये सारे पत्र अलग अलग जगहों से पोस्ट किए गए थे, इसलिए मैं किसी विशेष स्थान से जांच भी शुरू नहीं कर सकता। आमतौर पर जो लोग धमकी भरे पत्र भेजते हैं वो असल में उन धमकियों पर अमल नहीं करते कभी भी। वो सिर्फ डर और चिंता और परेशानी पैदा करना चाहते हैं, और यही ये व्यक्ति कर रहा है आपके साथ। वैसे मुझे ये भी लगता है कि आपके लिए पुलिस के पास जाना बेहतर होगा। पुलिस? मिस्टर रॉय की आवाज़ में थोड़ा संकोच और निराशा थी। हाँ, पुलिस। क्यों, क्या आपको उनसे कोई शिकायत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरा यही सुझाव है मिस्टर रॉय कि आप सीधे अपने लोकल थाने पर जाएं और वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराएं। उनको बिल्कुल वही सारी बातें बताएं जो आपने मुझे बताई हैं। मिस्टर रॉय उठ खड़े हुए। फेलुदा उनको छोड़ने के लिए मुख्य दरवाजे तक गए, फिर अपनी सीट पर लौटे और बोले। उनकी उंगलियों में से एक पर सफ़ेद निशान था। वो हाल ही तक एक अंगूठी पहना करते थे। मैं सोच रहा हूँ कि उसका क्या हुआ होगा। क्या आपका मतलब ये है कि उन्होंने उस अंगूठी को बेच दिया होगा? जटायु बाबू ने पूछा। हाँ, इस बात की पूरी संभावना है। उनके जूते भी काफ़ी खराब हालत में थे। प्रफुल्ल नाटक में उनका रोल बहुत ही छोटा है। हीरो का रोल अप्सरा थिएटर के स्टार नेपाल लाहिड़ी निभा रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन होगा जो उनको इस तरह से परेशान कर रहा होगा? मैंने पूछा। ये बताना तो असंभव है तौब से। ये उन 2 लोगों में से कोई एक हो सकता है जिनका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन नहीं भी हो सकता है। असल में मैं इस केस को हाथ में नहीं लेने के बारे में सोच रहा था। गुमनाम धमकियां जो होती हैं ना, वो चाहे मौखिक हों या लिखित, शायद ही कभी किसी बड़े अंजाम तक पहुंचती हैं। अब देखो, जब से मैंने काम शुरू किया है मुझे न जाने कितनी धमकियां मिली हैं। अगर मैं उनको गंभीरता से लेने लगूं तो मैं शायद कभी घर से बाहर कदम ही नहीं रख पाऊंगा। ये बात उस दिन वहीं खत्म हो गई। लेकिन महितोष रॉय को मिली धमकियां खोखली नहीं थीं, और ये बात हमें 3 दिन बाद पता चली। अध्याय 2। ये एक दैनिक अखबार में छपी एक छोटी सी रिपोर्ट थी। अप्सरा थिएटर के अभिनेता महितोष रॉय लापता हो गए थे। जाहिर तौर पर जब उनका कोई शो नहीं होता था तो वे शाम को झील के किनारे टहलने जाया करते थे। परसों यानी सोमवार को वो खाली थे, इसलिए वो टहलने गए, लेकिन वहाँ से वापस नहीं लौटे। उनके नौकर ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया था। इस रिपोर्ट को पढ़कर फेलुदा थोड़े झुंझलाए हुए से दिखे। बोले, मैंने उनसे सावधान रहने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि उनको कोई बेफालतू का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। किसने उनसे कहा था कि वो घर छोड़कर बिना किसी वजह के यूं घूमने चल दें? मुझे लगता है मुझे उनके घर जाना चाहिए, क्योंकि वो मदद के लिए मेरे पास आए थे। क्या तुम्हें उनका पता याद है तौब से? हाँ फेलुदा, याद है। 5 पंडिता प्लेस, बालीगंज। बहुत बढ़िया, याद मुझे भी था। मैं तो बस तुम्हारी याददाश्त की परीक्षा ले रहा था। कुछ ही देर बाद हम उनके घर पर थे। ये 2 मंजिलों वाला एक छोटा सा मकान था। मिस्टर रॉय ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। उनके नौकर ने दरवाज़ा खोला और हमने उन्हें बताया कि हम कौन हैं। उसने हमें अंदर आने के लिए कहा। फेलुदा ने उससे पूछा, तुम्हारे मालिक मदद मांगने मेरे पास आए थे। उन्हें धमकी भरे पत्र मिल रहे थे। क्या तुम इस बारे में जानते थे? जी हाँ हुजूर, मैं 22 साल से उनके साथ हूँ। वो मुझे सब कुछ बताते थे। मैंने उनसे कहा था कि जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। उस शाम जब वो रात 9 बजे के बाद भी नहीं लौटे तो मैं खुद उनको ढूंढने गया। मुझे वो बिल्कुल सटीक जगह पता थी जहाँ उनको टहलना पसंद था, और वो बेंच भी पता थी जहाँ पर वो अक्सर बैठते थे, लेकिन वो मुझे वहाँ कहीं नहीं मिले। फिर एक पूरा दिन बीत गया, तब भी वो वापस नहीं आए। मैं पुलिस के पास भी गया, लेकिन वो लोग भी उनको नहीं ढूंढ पाए। क्या तुम अभी हमारे साथ चल सकते हो
और हमें वो जगह दिखा सकते हो जहाँ तुम्हें लगता है कि मिस्टर रॉय को आखिरी बार देखा गया होगा? जी हाँ हुजूर। चलिए, तुम्हारा नाम क्या है वैसे? जी दीनबंधु हुजूर। हमने एक टैक्सी ली और झील के पास पहुंच गए। दीनबंधु ने झील के किनारे एक पेड़ के नीचे रखी बेंच की तरफ इशारा किया जहां मिस्टर रॉय टहलने के बाद बैठते थे। उनके डॉक्टर ने उन्हें इस दैनिक व्यायाम के लिए कहा था। इस समय आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फेलुदा ने इस मौके का फायदा उठाकर बेंच और उसके ठीक आसपास के वातावरण का बारीकी से निरीक्षण किया। 5 मिनट बाद उनको बेंच के पीछे की लंबी और घनी घास में पीतल की एक छोटी सी डिबिया मिली। उसे देखते ही दीनबंधु चौंक कर बोला, अरे ये तो मेरे मालिक की ही है। फेलुदा ने डिबिया को खोलकर देखा। उसमें सुपारी के कुछ टुकड़े थे। उन्होंने उसे अपनी जेब में रख लिया। क्या तुम भवानीपुर पुलिस स्टेशन गए थे रिपोर्ट लिखाने? उन्होंने दीनबंधु से पूछा। जी हाँ हुजूर, वहीं गया था। ठीक है, अब हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे और फिर पुलिस से बात करेंगे। कलकत्ता के अधिकतर ओसी यानी ऑफिसर्स इंचार्ज फेलुदा को जानते थे। भवानीपुर के ओसी सुबोध अधिकारी थे, एक सख्त लेकिन हंसमुख व्यक्ति। उन्होंने आश्चर्य के साथ हमारा स्वागत किया। अरे आप सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हम 2 कुर्सियां लेकर उन पर बैठ गए। फेलुदा ने स्पष्ट किया, ये महितोष रॉय के लापता होने के बारे में है। ओह, उस केस को इंस्पेक्टर घोष देख रहे थे। 1 मिनट में उनको बुलाता हूँ। आप लोग चाय लेंगे ना? हाँ हाँ ज़रूर, धन्यवाद। हमारी चाय और इंस्पेक्टर दोनों एक साथ आए। उन्होंने और फेलुदा ने हाथ मिलाया। फेलुदा बोले, मैं यहाँ महितोष रॉय के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। वो लापता हो गए थे ना, क्या उनका कुछ पता चला? इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए मुझे लगता है कि उनकी हत्या कर दी गई है। हमको उनके घर से कुछ धमकी भरे पत्र मिले हैं। सभी गुमनाम हैं। अगर उनकी हत्या कर दी गई है और उनके शव को झील में फेंक दिया गया है तो उसे ढूंढना करीब करीब असंभव होगा, खास करके तब जब शव के साथ कोई भारी चीज़ बांध दी गई हो। लेकिन इस केस में आपकी रुचि कैसे जगी मिस्टर मित्तर? असल में गायब होने से ठीक पहले मिस्टर रॉय उन पत्रों को दिखाने मुझसे मिलने आए थे। वो चाहते थे कि मैं इस चीज़ की तहकीकात करूं, लेकिन उस समय करने के लिए कुछ खास था नहीं। वैसे क्या आपने तय किया है कि अब आप आगे कैसे बढ़ने वाले हैं? हम अभी भी पूछताछ कर रहे हैं मिस्टर मित्तर। वो अप्सरा थिएटर के लिए काम करते थे। हमने वहाँ कुछ लोगों से बातचीत की है, लेकिन कोई खास सुराग मिला नहीं। अभिनेताओं के बीच प्रतिद्वंद्विता तो थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि हत्या तक की नौबत आ जाए। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हैं इंस्पेक्टर कि मिस्टर रॉय की आर्थिक हालत कैसी थी? अरे वो 1200 रुपये महीना कमा रहे थे। उनका कोई परिवार तो था नहीं, इसलिए उनका काम मज़े में चल जाता था। लेकिन ध्यान रहे मिस्टर मित्तर, हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि उनकी हत्या हुई ही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ लापता हों। फेलुदा ने कहा, मैं उस जगह पर गया था जहां वो टहलने के बाद बैठते थे, झील के किनारे। मुझे घास में छिपी उनकी एक चीज़ मिली है, पीतल की एक छोटी डिब्बी। वो इसमें सुपारी रखते थे, उनके नौकर ने मुझे बताया। क्या सच में? तब तो शायद ये हत्या का ही केस है मिस्टर मित्तर। हो सकता है कातिल के साथ हाथापाई के दौरान ये डिबिया उनकी जेब से गिर गई हो। हाँ, ये एक संभावना तो है, फेलुदा ने कहा। ठीक है, तो हम अपनी जांच जारी रखेंगे और आपको सूचित करते रहेंगे मिस्टर मित्तर। धन्यवाद इंस्पेक्टर, मैं संपर्क में रहूँगा। हमने अपनी चाय खत्म की और पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। बाहर आते ही फेलुदा बोले, मुझे लगता है हमें अप्सरा थिएटर जाना चाहिए। तुम जाओ और उस केमिस्ट की दुकान से लालमोहन बाबू को फ़ोन करो और उनसे कहो कि वो भी वहाँ आ जाएं। मैंने फ़ोन कर दिया और फिर हमने एक टैक्सी ली और फिर अप्सरा थिएटर के लिए निकल गए जो श्याम बाज़ार में था। अध्याय 3। हमने लालमोहन बाबू को अप्सरा थिएटर के बाहर इंतज़ार करते पाया। क्या बात है? उन्होंने पूछा। क्या तुमने आज का अखबार नहीं देखा? हाँ देखा ना, महितोष रॉय गायब हो गए हैं, यही तो ना। सिर्फ अपने घर से गायब नहीं हुए हैं लालमोहन बाबू, हो सकता है वो इस दुनिया से भी गायब हो चुके हों। क्या? फेलुदा ने जल्दी से उन्हें पूरी बात की जानकारी दी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? चलो यहाँ के मैनेजर से बात करके शुरुआत करते हैं, फेलुदा ने कहा। इस वक्त हम बाहर फुटपाथ पर खड़े थे। अब इमारत के अंदर दाखिल हुए। गेट पर मौजूद चौकीदार ने हमें बताया कि मैनेजर कैलाश बैनर्जी अपने ऑफिस में है। मिस्टर बैनर्जी के कमरे में जाने से पहले एक प्रतीक्षा कमरा, एक वेटिंग रूम था। हमें वहाँ इंतज़ार करने के लिए कहा गया और स्टाफ का एक कर्मचारी मैनेजर को सूचित करने के लिए फेलुदा का कार्ड अंदर ले गया। 1 ही मिनट बाद आकर उसने कहा, आप अंदर जा सकते हैं। हम मैनेजर के कमरे में दाखिल हुए।
कैलाश बैनर्जी नाटे, सांवले और थुलथुली कदकाठी के थे। वो करीब 50 साल के प्रतीत होते थे। हमारे बैठने पर उन्होंने कहा, मैंने आपके बारे में सुना है मिस्टर मित्तर, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। मुझे आपके एक एक्टर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, वही जो लापता हैं, फेलुदा ने कहा। कौन, महितोष? लेकिन पुलिस तो पहले ही यहाँ आ चुकी है। उन्होंने पहले ही बहुत सारे सवाल पूछे थे। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि महितोष रॉय गायब होने के कुछ ही समय पहले मेरे पास आए थे। उनको जो धमकियाँ मिल रही थी उन्हें लेकर वो चिंतित थे। लिखित धमकियाँ मिल रही थी? हे भगवान, क्या इसका मतलब ये है कि वो मारे गए हैं? मुझे तो लगा कि वो बस अपने लेनदारों से छिप रहे हैं। जी नहीं, ये मामला उतना सरल नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि उनके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। मुझे पहले ही एक अस्थाई रिप्लेसमेंट मिल गया है। कल पुलिस आई थी, लेकिन हम असल में उनकी कोई मदद नहीं कर सके। महितोष का यहाँ एक भी करीबी दोस्त नहीं था। वो काफ़ी अलग थलग और रिजर्व रहते थे। मैं कहूँगा कि वो एक अच्छे एक्टर तो थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे कि लीड रोल निभा सकें। उनकी ये महत्वाकांक्षा थी कि वो उसी नाटक में हीरो की भूमिका निभाएं जो हम अभी मंचित कर रहे हैं। आपने जो बात कही कैलाश बाबू, क्या उसका मतलब ये है कि उनका कोई दुश्मन नहीं था? मैंने अभी कहा ना हुजूर कि ना तो उनका कोई दोस्त था और ना ही कोई दुश्मन। क्या आपके यहाँ कुछ टाइम पहले जगन्मय भट्टाचार्य नाम का एक एक्टर नहीं था? हाँ था ना, लेकिन उनको तो बहुत समय पहले ही जाने के लिए कह दिया गया था और भट्टाचार्य की जगह महितोष ने ली थी, है ना? अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बारे में तो मैं पूरी तरह से भूल ही गया था। क्या आपके पास भट्टाचार्य का एड्रेस है? जी हाँ, है तो सही, लेकिन ये उनका पुराना एड्रेस है। हो सकता है कि वो अब तक वहाँ से कहीं और चले गए हों। कोई बात नहीं, आप हमें एड्रेस दे दीजिए, हम पता कर लेंगे। मिस्टर बैनर्जी ने घंटी बजाई। करीब 25 साल का एक युवक आया। उन्होंने उससे कहा, ज़रा जगन्मय भट्टाचार्य का एड्रेस निकालो और मिस्टर मित्तर को दे दो। 2 मिनट में वो युवक लौट कर आया और बोला, 27 निर्मल बोस स्ट्रीट। लाल मोहन बाबू ने हमें बताया कि ये पता अप्सरा थिएटर से ज़्यादा दूर का नहीं था। हमने मिस्टर बैनर्जी को धन्यवाद दिया और वहाँ से चल दिए। सौभाग्य से ये पता चला कि जगन्मय भट्टाचार्य अपने पुराने एड्रेस से कहीं और नहीं गए थे। उनके नौकर ने फेलुदा का कार्ड अंदर पहुँचाया और फिर हमें अपने मालिक के पास ले जाने के लिए वापस आया। हमने अंदर जाकर देखा कि जगन्मय भट्टाचार्य एक दीवान पर बैठे थे। वो बीमार लग रहे थे। हमें देखकर भी उन्होंने उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उनका जो पहला सवाल था वो था, एक जासूस मुझसे क्या चाहता है? जानकारी सर। क्या आप कभी महितोष रॉय नाम के एक एक्टर को जानते थे? जानता था? असल में नहीं जानता था। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो आदमी आया और मेरा करियर तबाह हो गया। लेकिन मैंने सुना है कि अब वो गायब हो गया है। सिर्फ गायब नहीं हुआ, शायद उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या? ओह, खैर सच कहूँ तो मुझे ये सुनकर कोई बहुत ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है। उसने मेरी रोजी रोटी का अंत कर दिया था। उसके बारे में मुझे बस यही एक बात याद है। मिस्टर रॉय को धमकी भरे गुमनाम पत्र मिल रहे थे। क्या आपको लगता है कि आप हमें बता सकते हैं कि ये काम किसने किया होगा? ओह, आपका मतलब है कि आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं वो पत्र उसे मैंने तो नहीं भेजे थे? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको देखकर साफ दिखाई देता है कि आपके मन में अभी भी उसके लिए रंजिश है। जी नहीं हुजूर, मेरे मन में ऐसी कोई रंजिश नहीं है। आपने महितोष का जिक्र किया और इसलिए मुझे याद आ गया कि उसके आने पर मेरा क्या हश्र हुआ था। वो सब अब अतीत की बात है मिस्टर मित्तर, और मैं अपना दिन बदला लेने की योजनाएं बनाने में नहीं बिताता हूँ। यकीन मानिए, मैं अब कहीं और काम कर रहा हूँ और मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया है। जो भी मैं कमाता हूँ वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरा काम चलाने के लिए बहुत है। फ़िलहाल मेरी एकमात्र समस्या है मेरी दमे की बीमारी। इसके अलावा मुझे और कोई तकलीफ़ नहीं है। और सच कहूँ तो अगर आपने मुझे महितोष की याद नहीं दिलाई होती तो मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं होता। अच्छा ये बताइए, क्या आपने अप्सरा थिएटर छोड़ने के बाद फिर कभी उसे देखा था? जी नहीं, कभी नहीं, स्टेज पर भी नहीं। जब उन्होंने मुझे निकाल दिया उसके बाद मैं आज तक कभी दोबारा अप्सरा थिएटर नहीं गया। अध्याय 4। आज उस बात को बीते 3 महीने हो चुके थे।
महितोष रॉय का कहीं कोई अता पता नहीं था, इसलिए इस बारे में अब कोई संदेह नहीं रह गया था कि उनकी हत्या की जा चुकी है। हम एक दिन ये देखने के लिए दोबारा अप्सरा थिएटर गए कि क्या उन्हें कोई नई खबर मिली है या नहीं, लेकिन हमें वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हमें बस इतना पता चला कि महितोष रॉय की जगह एक नए अभिनेता को काम पर रख लिया गया है। उसका नाम सुधेंदु चक्रवर्ती था और कहा जा रहा था कि वो एक बहुत ही बढ़िया एक्टर है। फेलुदा किसी तरह से महितोष के भाई शिवतोष से कांटेक्ट करने में कामयाब रहे थे। पता चला कि दोनों भाइयों में कई सालों से बोलचाल बंद थी। फेलुदा ने उससे पूछा था, ऐसा क्यों? क्या आपकी पारिवारिक प्रॉपर्टी का विवाद ही एकमात्र कारण था इसका? उसने कहा, आपको और किस कारण को ढूंढने की ज़रूरत है? मेरा भाई हमारे पिता को खुश करने के लिए बड़े पापड़ बेलता था, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपनी राह पर चला, मैंने अपना काम किया और मेरे बाप को ये पसंद नहीं आया। वो और मेरा भाई दोनों ही ये सोचते थे कि सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूँ मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, और इसीलिए मेरे बाप ने मुझे अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया। अब ऑब्वियसली मुझे इसका बुरा तो लगेगा ही ना, और इसीलिए महितोष और मैं एक दूसरे से दूर हो गए। इसमें कोई हैरान करने वाली बात तो है नहीं। उसके लहजे को सुनकर मुझे महसूस हुआ कि उसके मन में अपने भाई के प्रति अभी भी काफ़ी रंजिश है। फेलुदा ने कहा, क्या आप उनके लापता होने के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अगर सचमुच उनकी हत्या हुई है तो निश्चित रूप से आप समझते ही होंगे कि आप इस मामले के मुख्य सस्पेक्ट हो सकते हैं। ओ भाई साहब, मैंने पिछले 5 साल से अपने भाई की शक्ल तक नहीं देखी है। मेरा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मैं तो थिएटर भी नहीं जाता था। क्या आपको याद है कि जिस दिन महितोष रॉय गायब हुए थे उस दिन शाम को 6 से 8 के बीच आप क्या कर रहे थे? मैं वही कर रहा था जो हर शाम करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। और क्या? कहाँ पर ताश खेल रहे थे? सरदार शंकर रोड पर, मकान नंबर 11। वो अनूप सेन गुप्ता का घर है। अगर आप चाहें तो उससे जाकर बात कर सकते हैं। फेलुदा ने ऐसा ही किया और मिस्टर सेन गुप्ता ने इस बात को कंफर्म किया कि शिवतोष रॉय उस खास समय पर उनके घर पर ही थे। वो वहाँ रोज़ आने वालों में से थे और इसीलिए फेलुदा को सस्पेक्ट्स की लिस्ट से उसका नाम हटाना पड़ा। अगले दिन लाल मोहन बाबू हमारे यहाँ आए और बोले, देखिए फेलू बाबू, ये केस कोई केस ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इसके पीछे अपनी रातों की नींद क्यों उड़ा रहे हैं। क्यों ना आप एक छोटा सा ब्रेक ले लें? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में एक नए प्लॉट का ताना बाना बुन रहा है और आपको भी अपना दिमाग साफ करने के लिए थोड़ा हवा पानी बदलने की ज़रूरत है। तो चलिए कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? कहाँ? दीघा चलते हैं। हम कभी भी दीघा नहीं गए, है ना? ठीक है जटायु बाबू, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगता कि ये मामला कभी किसी लॉजिकल अंत तक पहुँच पाएगा। महितोष रॉय का हत्यारा कभी पकड़ा नहीं जाने वाला है। सो हम लोग अगले ही दिन दीघा के लिए निकल गए और टूरिस्ट लॉज में हमने बुकिंग करा ली। वो रहने के लिए काफ़ी आरामदायक जगह थी और समुद्र भी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने इस बात पर गौर किया कि लाल मोहन बाबू अपने साथ लाल रंग का एक नया स्विमिंग ट्रंक भी खरीद कर लाए थे। शुरू के 2 दिन शांति से बीत गए। तीसरे दिन शाम को फेलुदा ने अखबार उठाया, क्योंकि कलकत्ता से दीघा तक अखबार पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था। उन्होंने उस पर सरसरी नज़र डाली और अचानक उनके मुंह से एक तेज़ चीख निकली। आई कांट बिलीव इट! क्या बात है? लाल मोहन बाबू और मैं एक साथ चिल्लाए। अप्सरा थिएटर के एक और व्यक्ति की हत्या हो गई है, नेपाल लाहिड़ी। वो उनके हीरो थे, हमेशा मेन रोल निभाते थे। यह आखिर चल क्या रहा है? मैंने जल्दी से फेलुदा के हाथ से अखबार लिया और फटाफट वो रिपोर्ट पढ़ी। उसमें लिखा था कि नेपाल लाहिड़ी हत्या वाली शाम को एक टैक्सी से घर लौट रहे थे। रास्ते में वो एक दोस्त से मिलने के लिए रुके। उस दोस्त का घर एक छोटी सी गली में था। जैसे ही मिस्टर लाहिड़ी ने गली में कदम रखा, किसी ने उन्हें चाकू मार दिया। पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी थी। मिस्टर लाहिड़ी की पत्नी और उनका 12 साल का बेटा इस मामले पर कोई भी रोशनी डालने में असमर्थ थे। लाल मोहन बाबू ने पूछा, अब हम क्या करें? हम कलकत्ता लौट रहे हैं और आप कुछ सवाल पूछने के लिए फिर से अप्सरा थिएटर जाएंगे। मैं? लेकिन मैं ही क्यों फेलू बाबू? क्योंकि आज सुबह समुद्र में नहाते समय मेरे टखने में मोच आ गई थी और मुझे लग रहा है कि कल तक इसमें मुझे तेज़ दर्द होने लगेगा। इसलिए तब तो मेरा सुझाव है फेलू बाबू कि हम आज रात ही कलकत्ता लौट चलें।
अगर आप घर पर रहेंगे तो अपने टखने को बेहतर तरीके से आराम दे पाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है जटायु बाबू कि आप मेरी जगह संभाल लेंगे ना? हाँ फेलू बाबू, इतने साल आपके साथ बिताने के बाद मुझे आपके स्टाइल का थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो ही गया है ना, तो घबराइए मत। हम उसी शाम कलकत्ता लौट आए। लाल मोहन बाबू अगली सुबह हमारे घर आने के लिए सहमत हो गए ताकि फेलुदा उनको अच्छी तरह से ब्रीफ कर सकें कि उन्हें वहाँ जाकर क्या क्या करना है। फिर उसके बाद मुझे और उनको दोनों को अप्सरा थिएटर जाना था। अगली सुबह लाल मोहन बाबू ठीक समय पर आ गए और हम 10 बजे तक घर से निकल गए। फेलुदा ने हमें साफ साफ निर्देश दिए थे कि हमें क्या करना है। इस नए घटनाक्रम से जटायु बाबू बड़े ही खुश लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे ना अक्सर इस बात का अफसोस रहता था कि मैं तुम्हारे भाई की एक्टिव रूप से ज़्यादा मदद नहीं कर पाता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ये कसर पूरी करने का मौका मिल गया है। ये देखो, मैंने इसे कल रात को ही छपवाया है, कैसा है? उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। उस पर लिखा था, लाल मोहन गांगुली, लेखक। ये तो बहुत बढ़िया है जटायु बाबू, काफ़ी स्मार्ट है, मैंने उनसे कहा। उन्होंने खुशी खुशी सिर हिलाया। थोड़ी ही देर में हम अप्सरा थिएटर पहुंच गए। हमने गेट पर मौजूद चौकीदार को एक ये नया वाला कार्ड दिया और उसे मैनेजर के पास ले जाने को कहा। 3 मिनट बाद हमें अंदर जाने के लिए कहा गया। कैलाश बैनर्जी हमें पहचान नहीं पाए। उन्होंने थोड़े उतावलेपन से कहा, देखिए, आज हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप यहाँ किसी नए नाटक के सिलसिले में आए हैं तो मुझे डर है मैं अभी इस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा। क्या आप प्लीज़ कुछ दिनों बाद आ सकते हैं? लाल मोहन बाबू ने विरोध में हाथ उठाया और बोले, अरे नहीं नहीं, मैं आपके लिए कोई नया नाटक लेकर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर खोजी जासूस प्रदोष मित्तर का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो खुद नहीं आ सके। जब वो महितोष रॉय के लापता होने की जांच करने यहाँ आए थे तब हम उनके साथ ही थे। अरे हाँ, अब मुझे याद आया। तो आप क्या जानना चाहते हैं? सब कुछ तो अखबारों में आ ही चुका है। उसके अलावा मेरे पास बताने के लिए और कुछ नहीं है। मेरा बस एक ही सवाल है मिस्टर कैलाश, क्या नेपाल लाहिड़ी को भी महितोष रॉय की तरह गुमनाम धमकी भरे पत्र मिल रहे थे? जी हाँ, लेकिन उन्होंने शुरू के कुछ पत्रों को नज़रअंदाज कर दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। फिर करीब 3 दिन पहले उन्होंने मुझे उनमें से एक पत्र दिखाया था। उन्होंने कहा था कि उनको पहला पत्र 10 दिन पहले मिला था। और उस पत्र में क्या लिखा था? अरे वही सब सामान्य बातें। बिना किसी कारण के धमकियां दी गई थी और सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था। मैंने नेपाल से सावधान रहने को कहा था, लेकिन वो खुद को असल लाइफ में भी हीरो समझने लगे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्टेज पर हीरो का रोल निभाते थे। तो उन्होंने कहा, हाँ, इस तरह की बेवकूफ़ी भरी चीज़ें मुझे परेशान नहीं करती। और ज़रा देखिए अब उनके साथ क्या हो गया है। अच्छा, वो रहते कहाँ थे? 27 नकुलेश्वर भट्टाचार्य लेन में। वो शादीशुदा थे ना? जी हाँ। वो किस दोस्त से मिलने के लिए रास्ते में रुके थे, क्या आपको कोई अंदाज़ा है? भाई, अगर वो किसी गली में जाने के लिए रुके थे तो हो सकता है कि वो शशधर चैटर्जी हों। वो एक छोटी गली में रहते हैं। वो भी एक अभिनेता हैं, रूपम थिएटर के लिए काम करते हैं। क्या अप्सरा थिएटर में नेपाल लाहिड़ी का कोई दुश्मन था मिस्टर बैनर्जी? अब मुझे कैसे पता होगा सर। हर सफल अभिनेता के दुश्मन और उसे जलन करने वाले लोग तो होते ही हैं ना। हमारी राइवल कंपनियों के लोग भी नेपाल से जलते थे। वो जानते थे कि अगर नेपाल ने हमारा साथ छोड़ दिया तो अप्सरा पर कितना बुरा असर पड़ने वाला है। ओह, क्या इसका मतलब ये है कि अब आपके नाटकों का मंचन पूरी तरह से बंद हो गया है? हमें प्रफुल्ल नाटक का आखिरी शो रद्द करना पड़ा है जो आज रात को होने वाला था। फिर उसके बाद हम आलमगीर नाम के एक नए नाटक पर काम करने वाले थे। नेपाल उसमें भी मेन रोल निभाने वाले थे। अब हम एक नए अभिनेता को आजमा रहे हैं। वो नया है, लेकिन उसकी दाढ़ी काफ़ी घनी है और वो इस किरदार के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसे किसी तरह के मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसकी एक्टिंग भी बुरी नहीं है। हमें किसी न किसी तरह अपना काम तो चलाना ही होगा ना। इससे पहले कि जटायु बाबू कुछ और पूछते, मुझे अचानक एक बात याद आई जो फेलुदा ने हमें करने के लिए कही थी। मैंने कहा, क्या हमें आपके सारे मुख्य अभिनेताओं के नाम और पते मिल सकते हैं? मिस्टर मित्तर शायद उनमें से कुछ से बात करना चाहेंगे। मिस्टर बैनर्जी ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया, जिसने हमें ज़रूरी नामों और पतों की एक लिस्ट सौंप दी। जटायु बाबू ने पूछा, वो दोस्त कहाँ रहता है? मेरा मतलब जिससे वो मिलने जा रहे थे। आपने शशधर चैटर्जी नाम बताया था ना?
जी वो मोती मिस्त्री लेन में रहते हैं, वहीं पर उनकी हत्या की गई थी। ठीक है, धन्यवाद। अब वहाँ और रुकने का कोई मतलब नहीं लग रहा था, इसलिए हमने उनको नमस्कार कहा और वहाँ से विदा ली। अध्याय 5। मोती मिस्त्री लेन इतनी संकरी निकली कि हमें अपनी कार बाहर मेन रोड पर ही खड़ी करनी पड़ी। एक पान की दुकान वाले ने हमें बताया कि शशधर चैटर्जी कहाँ रहते हैं। हमने घर ढूंढ लिया और दरवाज़ा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाज़ा खोला। जी कहिए, उन्होंने खोजी नज़रों से हमारी तरफ देखते हुए कहा। जी हम शशधर चैटर्जी से मिलना चाहते हैं, क्या वो घर पर हैं? मैं ही चैटर्जी हूँ, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जटायु बाबू ने एक और कार्ड निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। मिस्टर चैटर्जी की आंखों में उसे देखकर चमक आ गई। आप मशहूर लेखक लालमोहन गांगुली हैं? जी मशहूर होने का तो पता नहीं, लेकिन लेखक ज़रूर हूँ। अरे मैंने आपकी लिखी हुई हर एक किताब पढ़ी है, लेकिन आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे मेरे दोस्त प्रदोष मित्तर ने भेजा है। अरे मैं उनको भी जानता हूँ, प्लीज़ अंदर आइए आप लोग। हमने उनके कमरे में कदम रखा। कमरे का अधिकतर हिस्सा एक बड़े से पलंग ने घेर रखा था, लेकिन वहाँ पर 2 कुर्सियाँ भी थीं। लालमोहन बाबू ने उनमें से एक कुर्सी संभाली और कहा, हम नेपाल लाहिड़ी की हत्या के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे घर पहुँचने से पहले ही उनको मार दिया गया। हमारे यहाँ के एक लोकल लड़के ने आकर मुझे बताया कि क्या हुआ था। नेपाल और मैं पिछले 22 सालों से दोस्त थे, भले ही हम अलग अलग कंपनियों के लिए काम करते थे। क्या आप बता सकते हैं कि क्या उनका कोई दुश्मन था? हाँ बिल्कुल थे। नेपाल एक महत्वपूर्ण और स्थापित कलाकार था, अप्सरा का स्टार था, तो कई दूसरे अभिनेता उससे ईर्ष्या करते थे। क्या आप किसी खास व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं? जी नहीं, मुझे डर है ऐसा तो कोई नाम मेरे दिमाग में नहीं है। नेपाल थोड़े लापरवाह स्वभाव का था। उसको कभी भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि दूसरे क्या कहते हैं या क्या महसूस करते हैं। वो जानता था कि वो कितना बेहतरीन कलाकार है और उसकी कितनी डिमांड है। कई राइवल कंपनियों ने उसको लुभावने ऑफ़र दिए थे, लेकिन वो अप्सरा के लिए वफादार था। आखिरकार उसने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की थी, आप जानते ही होंगे शायद। अच्छा ये बताइए, क्या उन्होंने आपको उन धमकी भरे पत्रों के बारे में बताया था जो उन्हें भेजे गए थे? हाँ बताया था ना, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं था। असल बात यह है कि एक ज्योतिषी ने एक बार उससे कहा था कि वो 82 साल की उम्र तक जिएगा। नेपाल को उसकी बात पर पूरा भरोसा था। उसका तो ये भी मानना था कि वो उतनी उम्र तक भी काम करता रहेगा और असल में स्टेज पर ही उसकी मौत होगी। और अब जब ये सब हो गया है तो सच कहूँ तो मैं काफ़ी उदास महसूस कर रहा हूँ, और इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। हम मिस्टर चैटर्जी का इशारा समझ गए और उठ खड़े हुए। उनको धन्यवाद देकर हम बाहर आ गए। जब घर लौटकर हमने फेलुदा को सारी रिपोर्ट दी तो वो काफ़ी खुश नज़र आए। बहुत बढ़िया मिस्टर गांगुली, आपने बिल्कुल एक पेशेवर जासूस की तरह कुशलता से काम किया। अब जो एकमात्र काम बचा है वो है अप्सरा के बाकी अभिनेताओं का इंटरव्यू लेना, जो नेपाल लाहिड़ी को अच्छी तरह से जानते थे। कुछ शायद उनसे जलते रहे होंगे, लेकिन कुछ उनके करीबी भी तो हो सकते हैं। आपका टखना अब कैसा है फेलुदा? मैंने उनसे पूछा। अरे वैसा ही है तो आपसे। मुझे नहीं लगता कि अगले 2 दिन तक मैं बाहर जा पाऊंगा। वैसे जब तुम दूसरे एक्टर्स से बात करो तो उस नए वाले को मत भूलना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। फेलुदा द्वारा की गई तारीफ से जटायु बाबू पूरी तरह से तृप्त और गदगद हो गए थे। उन्होंने खुश खुश स्वर में कहा, ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। अब मुझे नहीं लगता कि आपका काम उतना मुश्किल है जितना ये दिखता है। नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जटायु बाबू। एकमात्र मुश्किल काम जो है वो है सच्चाई तक पहुंचना। हाँ ये बात तो सही है फेलू बाबू, और मैं निश्चित रूप से ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ कुछ सवाल पूछकर सच्चाई का पता लगा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ फेलू बाबू कि अगर आप मुझे आज देखते तो आप भी मुझे पहचान नहीं पाते। क्या सच में? अरे सच में, मैं एक अलग ही इंसान लग रहा था आज। फेलुदा हंसे और उन्होंने टॉपिक बदल दिया। उन्होंने पूछा, क्या वो थिएटर वाले लोग आज सुबह रिहर्सल कर रहे थे? हाँ मेरे ख्याल से तो कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही एक नए नाटक आलमगीर का मंचन करने की योजना बना रहे हैं, मैंने जवाब दिया। ओह, तब तो जाने से पहले मैनेजर को फ़ोन करो और उनसे पूछो कि सभी एक्टर्स से बात करने के लिए कौन सा समय ठीक रहेगा। ठीक है फेलुदा। अच्छा, क्या तुमने वहाँ पुलिस को देखा था तो आपसे? नहीं तो, वहाँ तो कोई पुलिस वाले नहीं थे। ओह
शायद वो सादे कपड़ों में रहे होंगे। मैं इंस्पेक्टर भौमिक को फ़ोन करने जा रहा हूँ और उनसे पूछूंगा कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे ख्याल से इस मामले के भी वही इंचार्ज होने चाहिए। अध्याय 6। इंस्पेक्टर भौमिक से हुई बातचीत से पता चला कि पुलिस को किसी आपराधिक गिरोह पर शक था। नेपाल लाहिड़ी ने एक महंगी घड़ी पहन रखी थी जो पुलिस को उनका शव मिलने के समय गायब थी, और इसीलिए उन्हें लगता था कि इस हत्या के पीछे का मकसद शायद सिर्फ लूटपाट था। क्या आपका मतलब है कि इस हत्या का थिएटर से कोई संबंध नहीं है? फेलुदा ने उनसे पूछा। जी नहीं मिस्टर मित्तर, मुझे नहीं लगता। एक खास गिरोह पिछले कुछ समय से उस इलाके में सक्रिय है। उसके सभी लोग पुराने अपराधी हैं और हमें वो चाकू भी मिल गया है जिससे लाहिड़ी को मारा गया था। उसके ऊपर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि हम अपराधियों को जल्दी ही पकड़ लेंगे, शायद 2 या 3 दिन में ही। और हो सकता है इस बार हमें आपकी सेवाओं की ज़रूरत ना पड़े मिस्टर मित्तर। फेलुदा ने फ़ोन बंद किया और कहा, अब मैनेजर को फ़ोन लगाओ तब से। हमें उन अभिनेताओं से बात करने की ज़रूरत है। 3 कोशिशों के बाद मेरी कैलाश बैनर्जी से बात हो पाई। उन्होंने कहा, पुलिस पहले ही यहाँ आकर जा चुकी है और सबसे बात कर चुकी है, लेकिन अगर आपको इस पूरे प्रोसेस को दोबारा ही दोहराना है तो फिर आप प्लीज़ गुरुवार को सुबह 10:30 बजे आइएगा। रिहर्सल 11 बजे शुरू होती है और आपको अपना काम उस आधे घंटे में ही ख़त्म करना होगा। फ़ोन बंद करने के बाद फेलुदा ने मुझसे कहा, तुम्हें सिर्फ 4 लोगों से बात करने की ज़रूरत है टॉप से। अप्सरा के टॉप 3 एक्टर और वो नया वाला अभिनेता। गुरुवार को लाल मोहन बाबू और मैं 10:30 बजे से थोड़ा पहले ही अप्सरा थिएटर पहुंच गए। आज लाल मोहन बाबू और भी ज़्यादा स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे। उनका पूरा हाव भाव ही बदल चुका था। जब हमने मैनेजर को ये बताया कि हम सिर्फ 4 लोगों से बात करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा, ओह, तब तो बेहतर होगा कि आप धरनी से शुरुआत करें। धरनी सान्याल, वो हमारे सबसे सीनियर एक्टर हैं, 26 सालों से हमारे साथ हैं। हम मैनेजर के कमरे से जुड़े वेटिंग रूम में बैठे थे। कुछ मिनट बाद धरनी सान्याल ने वहाँ प्रवेश किया। वो करीब 50 साल की उम्र के थे। शेर के अयाल जैसे उनके लंबे घने बाल थे और आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं। आई एम धरनी सान्याल। आप दोनों जासूस हैं? जी हाँ, हम नेपाल लाहिड़ी की मौत की जांच कर रहे हैं, लाल मोहन बाबू ने सीधे सीधे कहा। धरनी सान्याल बोले, नेपाल को कुछ दिनों से अजीबोगरीब गुमनाम पत्र मिल रहे थे। मैंने उससे सावधान रहने को कहा था, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। भगवान जाने उसे मोती मिस्त्री लेन जाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। वो बिल्कुल भी सेफ इलाका नहीं है। अगर वो कुछ दिनों तक अपने दोस्त से नहीं मिलता तो क्या फ़र्क पड़ जाता। मैंने उसे पुलिस को सूचित करने के लिए भी कहा था, लेकिन वो बस हंस पड़ा। ऐसा ही कुछ हमारे एक दूसरे अभिनेता के साथ भी हुआ था। उसका नाम महितोष रॉय था, लेकिन महितोष कोई बड़ा स्टार नहीं था और उसके गायब होने से कंपनी को कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था। अच्छा ये बताइए, क्या नेपाल लाहिड़ी का कोई दुश्मन था? जटायु बाबू ने पूछा। हाँ, निश्चित रूप से था। ईर्ष्या एक बहुत ही आम बात है, खास करके अभिनेताओं के बीच। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको कोई स्पेसिफिक नाम बताऊं या आपको ये बताऊं कि कौन सस्पेक्ट हो सकता है, तो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या वो कभी आपके घर पर आए थे? जटायु बाबू ने पूछा। जी नहीं, हम यहाँ हफ्ते में 3 बार मिलते थे और मैं उनको इतनी अच्छी तरह नहीं जानता था कि बाकी दिनों में भी उनसे मिलने की इच्छा रखूं। जिस समय नेपाल लाहिड़ी की हत्या हुई उस समय आप क्या कर रहे थे? मैं अपने एक दोस्त काली किंकर घोषाल के घर पर था। वहाँ कीर्तन चल रहा था, उसमें शामिल था। अगर आप चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। धरनी सान्याल चले गए और उनके बाद आए दीपेन बोस। सान्याल से थोड़े छोटे, क्लीन शेव्ड, छोटे घुंघराले बालों वाले और होठों से सिगरेट लटकाए हुए। उन्होंने कहा, नेपाल और मैं इस थिएटर में एक साथ आए थे। मैं भी उसकी तरह महत्वाकांक्षी था, लेकिन मेरे अंदर उतना टैलेंट नहीं था। नेपाल में तो गजब का हुनर था। क्या आप उनसे ईर्ष्या करते थे? हाँ, अक्सर करता था भाई। मैं अक्सर सोचता था कि कितना अच्छा होता अगर नेपाल मेरे रास्ते से हट जाए तो। स्टारडम के मेरे रास्ते में एकमात्र वही तो रोड़ा था। आप बहुत ही ईमानदार हैं मिस्टर बोस। क्या आपने कभी अपने इन विचारों पर अमल करने के बारे में नहीं सोचा? अरे नहीं, मैं एक बहुत ही आम सा आदमी हूँ और मुझे एक परिवार के बारे में भी सोचना होता है। किसी की हत्या की योजना बनाना और उसे अंजाम देना ऐसा काम है जो मैं कभी नहीं करूँगा, सिवाय शायद नाटक के स्टेज के।
मेरे मन में नाटकीय विचार आते हैं क्योंकि मैं नाटकों में अभिनय करता हूँ, लेकिन उनको रियल लाइफ में अंजाम देना, नहीं हुजूर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताइए, उस शाम जब मिस्टर लाहिड़ी की हत्या हुई तब आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं उस समय एक सिनेमा घर में था, लेकिन मैं इसे साबित नहीं कर सकता क्योंकि मैं पुराने टिकटों के टुकड़े संभाल कर नहीं रखता। आपने कौन सी फिल्म देखी थी? हार्ट थ्रॉब। कैसी थी फिल्म? बकवास थी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तीसरे अभिनेता का नाम था भुजंग राय। वो 50 से कुछ ज़्यादा के लग रहे थे। उनकी आंखें धसी हुई थीं, गाल पिचके हुए थे, नाक तोते जैसी नुकीली थी और बाल पतले थे। लालमोहन बाबू ने उनसे पूछा, नेपाल लाहिड़ी के साथ आपके संबंध कैसे थे? नेपाल अप्सरा में मेरा सबसे अच्छा और करीबी दोस्त था। क्या आपके पास उनकी मौत के बारे में कहने के लिए कुछ है? ये पिछले कई सालों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जिसने ना सिर्फ अप्सरा को बल्कि थिएटर की पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। नेपाल एक बहुत ही अद्भुत एक्टर था। हमारे बीच कभी कोई टकराव नहीं हुआ क्योंकि वो हमेशा मेन रोल निभाता था और मैं छोटे रोल करता था। क्या आप उन धमकियों के बारे में जानते थे जो उसे मिल रही थी? हाँ, जब उसे पहला पत्र मिला तो उसने मुझे बताया था और मैंने उसे तुरंत चेतावनी दी थी कि इस बात को हल्के में ना ले और मोती मिस्त्री लेन जाना बंद कर दे। वो इलाका अपराधियों से भरा पड़ा है। लेकिन नेपाल ने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया। उसे यकीन था कि वो 82 साल की उम्र तक जिएगा। क्या इसका मतलब ये है कि आप सोचते हैं कि उसे किसी आम हथियारबंद लुटेरे ने मारा है? कुछ और भला क्या सोचा जा सकता है? उसकी घड़ी तो गायब थी ना। वो कम से कम 7000 की थी, ओमेगा घड़ी थी। हमारे पास अब उनके लिए कोई और सवाल नहीं था। भुजंग राय ने हमें धन्यवाद दिया और चले गए। इसके बाद नया अभिनेता सुधेंदु चक्रवर्ती अंदर आया। उसे देखकर मैं थोड़ा चौंक गया क्योंकि घनी दाढ़ी और मूंछों के साथ वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी किरदार के गेटअप में हो और बस स्टेज पर जाने ही वाला हो। उसने हमें बताया कि जैसे ही उसने सुना कि अप्सरा आलमगीर नाटक कर रहा है आलमगीर नाटक करने जा रही है तो उसने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया था। उससे पहले उसकी सिर्फ मूछें ही थीं। लालमोहन बाबू ने उससे सवाल किया, अप्सरा में शामिल होने से पहले आप कहाँ थे? जी कहीं नहीं। मेरा मतलब है मैं कोई पेशेवर अभिनेता नहीं था। कभी कभार निजी क्लबों के नाटकों में छोटे मोटे रोल कर लिया करता था, बस इतना ही। लेकिन भले ही मैं प्लाईवुड बेचने का एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ, एक्टिंग हमेशा से मेरे लिए एक पैशन रहा है। सालों तक मैं आईने के सामने खड़े होकर अलग अलग नाटकों के अलग अलग किरदार निभाता था और डायलॉग्स को तब तक रटता था जब तक वो पूरी तरह से याद ना हो जाएं। अब मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा वो पैशन अभी भी कायम है। क्या आपको आलमगीर नाटक में कोई रोल मिला है? जी, मुझसे वादा किया गया है कि मुझे मिलेगा। ये मेन रोल भी हो सकता है। अभी कुछ भी फाइनल तय नहीं हुआ है। आप रहते कहाँ हैं? जी, एमहर्स्ट रो में। और अब आपके बिजनेस का क्या होगा? मैं उसे छोड़ दूंगा। वो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे एक्टिंग का कोई सही मौका अभी तक नहीं मिला था। अब मैं एक फुल टाइम अभिनेता बन सकता हूँ। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्या आप नेपाल लाहिड़ी से कुछ जान पहचान कर पाए थे इतने दिनों में? जी, बस थोड़ी सी, लेकिन मैंने पहले कई बार उनकी एक्टिंग देखी थी और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अध्याय 7। फेलुदा ने हमारी सारी रिपोर्ट ध्यान से सुनी, फिर कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों ने मेरे बिना भी काफ़ी अच्छा काम संभाल लिया। जटायु बाबू बोले, भाई सवाल पूछना तो काफ़ी आसान है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इन सारे जवाबों का नतीजा क्या निकलता है। सच कहूँ तो मैं पूरी तरह से अंधेरे में हूँ फेलू बाबू। अगर लाहिड़ी को किसी हथियारबंद लुटेरे ने मारा है तो पुलिस निश्चित रूप से उसे पकड़ ही लेगी। तो इस सब में रहस्य कहाँ है? जटायु बाबू, कोई आम लुटेरा किसी गली में किसी आदमी को मारने से पहले कभी भी उसे गुमनाम पत्र नहीं भेजता। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या आपको ये लगता है फेलू बाबू कि एक ही आदमी ने महितोष रॉय और लाहिड़ी दोनों को मारा है? हाँ, या तो उसी व्यक्ति ने या उसी गिरोह के दो अलग अलग लोगों ने। लेकिन उनका मकसद क्या हो सकता है फेलू बाबू? देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरी थिएटर कंपनी ने इन दोनों आदमियों को मरवाया हो। अप्सरा को अपने दो मुख्य अभिनेताओं को बदलने
और खुद को फिर से सेटल करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो ऐसे में एक राइवल कंपनी आसानी से उनके इस नुकसान का फ़ायदा उठा सकती है। खैर चलो, तुम दोनों ने आज बहुत कुछ किया है, अब मुझे अपना काम करने दो। आप क्या करने वाले हैं फेलुदा? मैंने पूछा। भाई पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं है तो भाग दौड़ तो कर नहीं सकता, इसलिए सोचने का काम करूँगा। मुझे एक धुंधली सी रोशनी की किरण दिखाई दे रही है, लेकिन उसे और साफ करने की ज़रूरत है और इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है फेलू बाबू, आप जितना चाहें उतना सोचिए, मैं यहाँ शांति से बैठकर एक कप चाय पीऊँगा। तो अब से ज़रा जाकर श्रीनाथ से चाय के लिए कह दो। तो जब मैं श्रीनाथ से चाय बनाने के लिए कहकर लौटा तो फेलुदा आंखें बंद किए हुए त्योरियां चढ़ाए बैठे थे। क्या वो सचमुच घर से बाहर कदम रखे बिना ही इस रहस्य को सुलझा लेने वाले थे? मेरे मन में यही उथल पुथल चल रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अचानक पूछा, क्या इनमें से किसी भी अभिनेता को किसी तरह का कोई नशा या कोई लत थी? जैसे उदाहरण के लिए, क्या उनमें से कोई धूम्रपान करता था? हाँ, दीपेन बोस के हाथों में सिगरेट थी और जहाँ तक मुझे लगता है भुजंग राय नस्वार लेते हैं और सुधेंदु चक्रवर्ती सुपारी चबा रहे थे। ठीक है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। श्रीनाथ के चाय लाने पर जटायु बाबू ने अपने लिए एक कप चाय उंडेली और बड़े चाव से उसे पीने लगे। मैंने एक मैगजीन उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। ये सन्नाटा 5 मिनट तक जारी रहा। फिर फेलुदा ने अपनी आंखें खोली और इस वक्त उनकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, लालमोहन बाबू, ये सुधेंदु चक्रवर्ती जो नया आया है, क्या वो मध्यम कद का था? हाँ। और उसका रंग एकदम साफ था? हाँ। उम्र 40 से 45 के बीच होगी? अरे हाँ, क्या बात है फेलू बाबू, क्या आप उस आदमी को जानते हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम दोनों भी उसे जानते हो। आपका मतलब क्या है? मुझे लगता है कि सारी कड़ियाँ अब जुड़ गई हैं, लेकिन पहले मुझे इंस्पेक्टर भौमिक को एक फ़ोन करना है। मैंने नंबर डायल किया और रिसीवर फेलुदा को दे दिया। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर भौमिक, मैं प्रदोष मित्तर बोल रहा हूँ। देखिए, ये अप्सरा थिएटर के उन अभिनेताओं के कत्ल के बारे में है। मैंने अभी अभी ये केस सॉल्व कर लिया है कि नेपाल लाहिड़ी को किसने मारा है। अरे नहीं, वो आपका कोई एक्स क्रिमिनल नहीं था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे डर है कि आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी चलने फिरने में असमर्थ हूँ। हाँ, ठीक है, आप 1 घंटे में आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। उन्होंने रिसीवर नीचे रख दिया और देखा कि लालमोहन बाबू और मैं फटी फटी आंखों से उन्हें ताक रहे थे। वो ज़ोर से हंसे और बोले, ऐसे क्या बुड़बक की तरह मुझे देख रहे हो? चलो, अब मैं तुम दोनों को और ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूँगा। तुम दोनों ये जानने के लिए मरे जा रहे हो ना कि वो आदमी कौन था। ये पूरा का पूरा मामला असल में एक तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा आसान था और दूसरी तरफ बहुत ही पेचीदा था। हत्यारे को सलाम करना पड़ेगा। उसने कुछ समय के लिए तो फेलू मित्तर को भी पूरी तरह से चकरा दिया था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या थी और कुछ नहीं। बस नेपाल लाहिड़ी को रास्ते से हटाना ताकि कोई और उसकी जगह ले सके। लेकिन महितोष रॉय का क्या? वो तो कोई बड़ा स्टार भी नहीं था फेलुदा, इसीलिए तो उसे मारा नहीं गया। क्या मतलब? सही सुना तुमने तो। आपसे महितोष रॉय मरा नहीं है, वो सिर्फ गायब हो गया ताकि वो पर्दे के पीछे से इस पूरी साजिश को अंजाम दे सके। यहाँ आकर उसने मुझसे जो कुछ भी कहा, धमकी मिलने की बात और फिर अचानक उसका गायब हो जाना, वो सब उसकी प्लानिंग का बस एक छोटा सा हिस्सा था। उसने सिर्फ ये धारणा बनाने के लिए वो सब किया कि उसकी हत्या कर दी गई है। वो असल में अभी भी जिंदा है, एक नए पते पर रह रहा है और उसने एक नया नाम रख लिया है। वो पीतल की डिबिया वहाँ झील के पास घास में इसलिए गिराई गई थी ताकि वो निश्चित रूप से पुलिस को या हमें मिल जाए और हम मान लें कि उसके ऊपर हमला किया गया था और उसे मार दिया गया था और उसकी लाश को झील में फेंक दिया गया था। अरे क्या दिमाग पाया है उस बंदे ने, जटायु बाबू ने कहा। दाढ़ी बढ़ाने में उसे 3 महीने लग गए। फिर वो अपनी आवाज़ बदल बदल कर बात करने की सावधानी बरतते हुए अप्सरा लौट आया। असल में एक घनी दाढ़ी मूंछ किसी के भी लुक को पूरी तरह से बदल सकती है। वो जानता था कि उसे महितोष रॉय के जाने से पैदा हुए खालीपन को भरने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अप्सरा को एक नए चेहरे की तलाश तो थी ही। यानी सुधेंदु चक्रवर्ती ही महितोष रॉय है। बिल्कुल सही।
एकमात्र चीज़ जो वो नहीं छोड़ सका वो थी उसकी सुपारी चबाने की आदत। लेकिन उसने गलती इतनी कर दी कि उसे तुम्हारी मौजूदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उसकी ये दुष्ट योजना पूरी तरह से सफल हो जाती अगर तुम दोनों ने मेरी मदद ना की होती। उस आदमी की महत्वाकांक्षा ने उसे एक बेरहम कातिल बना दिया। उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही नेपाल लाहिड़ी की वो घड़ी चुराई थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका सामना फेलू मित्तर और उनकी टीम से होने वाला है। अब उसे मेरे पास आने के अपने फैसले पर बड़ा ही पछतावा होने वाला है। फेलूदा बिल्कुल सही थे। इंस्पेक्टर भौमिक ने अगली सुबह हमें फ़ोन करके फेलूदा की बताई हर बात की पुष्टि कर दी और अपराधी को तुरंत फुरत गिरफ्तार कर लिया गया। लाल मोहन बाबू मुझे एक कोने में ले गए और मेरे कान में फुसफुसा कर बोले, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे भाई में और मुझ में कहाँ पर फ़र्क है। कहाँ पर फ़र्क है जटायु बाबू? उन्होंने अपनी एक उंगली से अपने सिर को थपथपाया और उदास स्वर में बोले, यहाँ अंदर। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। जल्दी ही अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।